हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है कवर कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं दोस्तों? तो हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग आपका जो है प्रैक्टिस सेट है। यहाँ से आप देखेंगे तो जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ये आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट चलने वाला है। 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास से आपका प्रैक्टिस सेट रोज चलेगा। कल से स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग जो है इसको देखिएगा, लिखा है रामबाण सीरीज, और निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि आपका ये रामबाण सीरीज ही होगा। आप जब एग्जाम आएगा तो देखिएगा इसी जो है प्रैक्टिस सेट से आपका जो है क्वेश्चन लगभग लगभग आपका मिलता हुआ नजर आएगा। तो आज आप लोग का जो है सेकंड सेट है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सेशन दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रैक्टिस सेट को जो है कर सकें। चलिए आ जाइए, आप लोग जो है सेशन में जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। पढ़िए आप लोग और बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन थे? यानी हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई सारे जो है इल्जाम लगे हैं विपक्ष के द्वारा कि वो जो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो है सरकार चोरी कर रही है वोटों की। तो इसके कारण से काफी चर्चा का विषय है इलेक्शन कमीशन। तो आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। पहले ये जानिएगा, 25 जनवरी कब दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को जो है हमारे इलेक्शन जो है 25 जनवरी 1950 को हमारे इलेक्शन कमीशन का जो है स्थापना हुआ था। इसीलिए जो हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? वोटर जो है वोटिंग डे मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपका जो है कंफर्म हो गया। क्वेश्चन आपका पूछा गया है मतदान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो जो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1950 को हुआ था। इसके पहले जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन थे? तो सुकुमार सेन जो है, सुकुमार सेन कौन था दोस्तों? सुकुमार सेन जी जो है पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ थोड़ा सा और अगर आपको डिटेल्स में बताएं तो आप जानिएगा 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1988 के द्वारा क्या हुआ, जो वोटिंग का राइट था वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया? 1988 में एक्ट आया, 1989 ये चीजें लागू हो गया। 1988 तक जो हमारा इलेक्शन कमीशन था वो सिंगल मेंबर बॉडी था। उसका जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। लेकिन 1988 के बाद जब ये 18 वर्ष हो गया वोटिंग का अधिकार, तो कार्य इसका ज्यादा बढ़ गया। तो इसको जो है दो मेंबर इसमें और जुड़ गए। एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया और दो इसमें जो है कमिश्नर हो गए। कौन हो गया? दो इलेक्शन कमिश्नर हो गए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि बीच में ये जो है 1990 में ही जो है सिंगल मेंबर बॉडी हो गया था। बाद में फिर 1993 में जो है ये 3 मेंबर बॉडी बना था। तो याद रखना है दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में कौन है ये आपको बताना है। देखिएगा अभी काफी चर्चा में है। अभी 2 दिन पहले ये जो है अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं। और निश्चित रूप से ये आपसे कहेंगे कि अगर किसी के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि आप ये गलत काम किए हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस आरोप को जो है कैसे उस आरोप से अपने आप को बचा सकते हैं, वो आप बचाइए, आपकी जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने वोट चोरी की है, वो करवा रहे हैं मतलब, तो वो आ करके बताएं कि कैसे ये चीजें नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जनता का विश्वास जीतना भी बहुत जरूरी होता है। जनता के कम से कम ये विश्वास हो कि जो हम जहां वोट दे रहे हैं, जिसको हम वोट दे रहे हैं, वही उसी जगह वोट पड़ रहा है और इसमें धांधली नहीं हो रही है। ये इलेक्शन कमिश्नर का काम है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते इस पर जो है लोगों का विश्वास भी ज्यादा होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला है, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की जो है अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर जो है कर के बोझ को कम करती है? देखिएगा जीएसटी का ये क्वेश्चन है। हालांकि इकोनॉमी में कुछ आएगा, लेकिन इसमें इससे संबंधित कुछ बातें आपको बताना है, इसलिए आपको जो है ये क्वेश्चन रखा गया है। तो ये बताइए जो है जीएसटी की जो है ये कौन सा प्रोसेस है जो उपभोक्ता पर जो है कर के बोझ को कम करती है? तो वो है गंतव्य आधारित कर, यानी डेस्टिनेशन बेस्ड कर टैक्स। ये आपके जीएसटी में लागू होती है। जो
डेस्टिनेशन पे जाकर के टैक्स जो है क्या किया जाता है, वसूला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको कहते हैं, वस्तु और सेवा कर। इसको जो है 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 द्वारा जो है लाया गया था। और 1 जुलाई 2017 से जो है ये हमारे पूरे देश भर में लागू है। क्वेश्चन आपका पूरा पूछा गया है, याद रखना है। वैसे अगर देखेंगे तो 122वां बिल लाया गया था, बिल जो 101वें अधिनियम के माध्यम से जो है ये पारित हुआ था। ये ध्यान रखना। फ्रांस में जो है पहली बार आप जीएसटी जैसे जो है प्रावधान किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो जीएसटी है वो जो है डेस्टिनेशन बेस्ड जो है टैक्स है, इसको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास जो है कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट रूप में जाना जाता है, जिसे रेजिडुअल पावर्स कहा जाता है। तो ये आपको बताना है। आपको पहले ये जानिए आप लोग, हमारे यहाँ जो है शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 में जो है 3 बातें कही गई हैं। एक जो होता है सेंट्रल लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट तो इन तीनों में जो है, इन तीनों का जो है विषयों को बांटा गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में। लेकिन जो विषय इन तीनों से बच जाता है उसको जो है रेजिडुअल पावर्स कहा जाता है, जो सेंटर के पास होता है। तो इन तीनों में से जो है कौन एक रेजिडुअल पावर है? पशुधन है, या पशुपालन है, या साइबर कानून है, या व्यापार और वाणिज्य है? तो बताइए आप लोग जो है दोस्तों, कौन जो है रेजिडुअल पावर में दिया गया है, ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा साइबर कानून जो है, साइबर लॉ, ये किसी भी जो है इन तीनों में नहीं बांटा गया है। ये आपका जो है अवशिष्ट शक्तियों में बांटा गया है, जिस पर जो है सेंटर जो है कानून बना सकता है। ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश देते हैं? तो किस आर्टिकल्स में ये प्रोविजंस कहा गया किया गया है कि जो गवर्नर होता है, गवर्नर जो है क्या कर सकता है, जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा होता है, विधानमंडल होता है, उसको जो है विधानसभा यहाँ लिखा है, विधानसभा है, विधानसभा को जो संबोधित कर सकता है या विधानमंडल को संबोधित करता है। तो किस आर्टिकल्स में ये प्रोविजंस किया गया है, बताइए आप लोग कमेंट करके। तो ये प्रोविजंस किया गया है आर्टिकल 175 में, 175 में। इसमें क्या कहा गया है, तो गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा, और विधानसभा को संबोधित करेगा, और राज्यपाल जो है सदन को संदेश भी भेजेगा आर्टिकल 175 के तहत। तो यहाँ जो है आपको क्लियर होना चाहिए, याद रखना है। अच्छा, राज्यपाल के लिए जो है एज क्या होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? तो राज्यपाल बनने के लिए आपका 2 कंडीशन होता है। कौन कौन से? गवर्नर बनने के लिए एक होता है कि वो भारत का नागरिक हो, क्या हो? भारत का नागरिक हो। और दूसरा होता है वो 35 ईयर्स का जो है एज पूरा कर लेना चाहिए, तब वो जो है गवर्नर बन सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन में ये प्रोविजंस किया गया था, यानी 1956 के बाद ये कहा गया कि अगर एक राज्यपाल है उसको जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है चार्ज भी दिया जा सकता है। अगला मित्रों देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, उसका आर्डर होता है, आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का जो है एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो इसमें से चारों में से कौन है जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और जो है वो हाई कोर्ट है उसका जो है सभी मामलों का, उसके निर्णयों का एक डेटा तैयार करके प्रस्तुत करता है? तो कौन है वो? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया है, या भारतीय कानून संस्थान है, या राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है, या राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड है? इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, अगर आप जो है इंग्लिश में इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल इंग्लिश पढ़ सकते हैं। पूरा क्वेश्चन जो है लगभग लगभग सही ही रहा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, आप बिंदास इसको पढ़ सकते हैं। बताइए आप लोग जो है, देखिए
मित्रों ये सीरीज जो है आपका होलिस्टिक सीरीज होने वाला है। पूरा सीरीज अभी तक आपका चलेगा जब तक जो है आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। और आपको कह रहे हैं कि इस सीरीज से बाहर क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि इससे बाहर जो है क्वेश्चन पूछ पाएगा आयोग, क्योंकि इस लेवल पे इसको डिजाइन किया गया है। तो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड जो है यानी नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, ये जो है इसको क्या कर रहा है, एक व्यापक डेटाबेस जो है तैयार करके प्रस्तुत करता है। तो ध्यान रखना। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल्स है जो पर्यावरण के संरक्षण का बात करता है, ये किस जो है प्रोटेक्शंस एंड प्रोमोशंस ऑफ द इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसका बात करता है। तो आपको बताना है ये किस आर्टिकल्स में है। पहले ये जानिए कि ये चारों आपके कहाँ है, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सब ये चारों जो है। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी जो है आपके भाग पार्ट पार्ट 4 में है। और पार्ट 4 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 36 से लेकर के 51 तक है। इसमें जो है ये आपका जो 48A है, 48A, उसमें जो है ये वर्णन किया गया है जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, वन तथा वन्य जीवों का जो है रक्षा करना है। ये आपके 48A में है। और ये जो है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कब जोड़ा गया था? देखिएगा जितने भी ये ए होते हैं या बी होते हैं, सी होता है, जो भी होता है वो इसका मतलब ये हो गया कि संविधान में संशोधन करके चीजें जो है बाद में आपका जोड़ी गई हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। डीपीएसपी में 48A में ये जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बात किया गया, प्रोविजन किया गया है। हालांकि आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगला है भारत में जो है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश 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 पूछ रहा है किसके द्वारा जो है की जाती है। तो आप जानते होंगे सेंट्रल लेवल पे हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन होता है और स्टेट लेवल पे जो है इलेक्शन कमीशन होता है। तो ये पूछ रहा है ये राज्य लेवल पर जो है राज्य चुनाव आयुक्त की जो बात कर रहा है, तो इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा बताइए आप लोग। तो इसको ध्यान रखना है जो स्टेट लेवल पर चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं। कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। और जो सेंट्रल लेवल पे होता है उसकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना। और जब हमारे यहाँ पंचायतें और नगर निकाय जैसे संबंधित चुनाव होने लगे तब ये जो है राज्य चुनाव आयुक्त का जो है गठन किया गया था, पहले ये चीजें नहीं थी। अगला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश 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 पूछ रहा है इसको कब अस्तित्व में आया था, ये कब जो है एग्जिस्टेंस इसका कब हुआ था। आप लोग बताइए जो है इसका एग्जिस्टेंस कब हुआ था। 26 जनवरी 1950 को, या 2 अक्टूबर 1952 को, 30 जनवरी 1935 को, या 15 अगस्त 1947 को। तो आप बताइए कब जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा 26 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है एक स्वतंत्र निकाय है, एक स्वतंत्र जो है बॉडी है जो क्या करता है, पूरे देश के जो है पूरे देश के लिए जो है कानून को जो है कह सकते हैं संविधान की रखवाली करता है और क्या चीजें संविधान के तहत है क्या नहीं है न्याय दिलाने का काम करता है। इसको ध्यान रखना है। अगला है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से अपनाए गए थे। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप जानते होंगे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, बाद में अमेंडमेंट करके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया है। और ये किस देश से जो है लिया गया है ये पूछ रहा है। जापान से, यूएसए से, या सोवियत संघ से, या यूनाइटेड किंगडम से। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो यूएसएसआर से जो है
सोवियत संघ से जो है लिया गया है। कहाँ से? यूएसएसआर से। आपको बता दें जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हमारे संविधान के पार्ट 4A में जोड़ा गया था, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए जो है 51A आर्टिकल्स है, इसके तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का बात किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है लाया गया था। कब लाया गया था? 1976 में। जब ये लाया गया था तो उस समय जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। 86वें संविधान संशोधन 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जो है इसमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जो है जोड़ा गया। और वो क्या था? वो ये था कि जो 0 से लेकर के 6 साल तक बच्चे हैं, सॉरी 6 से लेकर के जो है 14 ईयर्स तक जो बच्चे हैं, उनको जो है पढ़ने का माहौल जो है, ये हर पेरेंट्स का जिम्मेदारी है कि उनको जो है एजुकेशन का माहौल प्रोवाइड करें। और ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो जोड़ा गया था, ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है रिकमेंड किया गया था। किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति। अब देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, आप कह सकते हैं शायद आपके पेट के एग्जाम में फंडामेंटल ड्यूटीज से अगर पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। और निश्चित रूप से शायद आप जो है कह सकते हैं कि इससे बाहर नहीं जाएगा, अपवाद तो हो सकता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? तो इंग्लिश में भी पढ़िए। Which articles of the Indian Constitution is related to the audit report of the Controller and Auditor General of India? ये आपको बताना है किस आर्टिकल्स में जो है इसके संपरीक्षा और प्रतिवेदन से संबंधित प्रावधान किया गया है, जो CAG होता है। तो किसमें है? 150, 148, 149 या 151 में? बताइए आप लोग जो है किस आर्टिकल्स में इसके बारे में प्रोविजन किया गया है संपरीक्षा के बारे में? तो किसमें है? ये आपके जो है 151 में है। किसमें है? 151 में है। 151 आर्टिकल्स में जो CAG है उसके संपरीक्षा और प्रतिवेदन से संबंधित है। इसका मतलब ये हो गया, ये संपरीक्षा करेगा और जो करने के बाद इसको जो है भेजेगा किसको? अगर संसद में भेजना हो, मतलब केंद्र में भेजना हो तो ये आपको जो है प्रेसिडेंट को देगा, और स्टेट में देना हो तो ये गवर्नर को जो अपना प्रतिवेदन देगा। और यही प्रेसिडेंट जो आपका होगा ये पार्लियामेंट में इसको रखवाएगा, और गवर्नर जो होगा ये जो है कहाँ? विधानमंडल में आपके जो है रखवाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको जो है रखवाएगा। ये ध्यान रखना है। और आपका जो CAG है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? 148 से लेकर के 151 तक जो है हमारे CAG का वर्णन किया गया है, जिसमें 148 उसके पद से संबंधित सारे बातें किया गया है कि उसका नियुक्ति कौन करेगा, उसकी पदावधि क्या होगी, कैसे क्या होगा, तो 148 में उसका जिक्र किया गया है। अगला चलिए देखिए भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 89वें मतलब 89, इससे जो 2003 में आया था उसमें कह रहा निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? तो ये आपको बताना है किस आयोग की स्थापना जो है 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है 2003 में किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का, यानी कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया का, सॉरी, या जो है पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का, या राष्ट्रीय महिला वर्ग आयोग का, या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। तो जो 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसमें आपको बताना है उसके थ्रू जो है कौन से आयोग की स्थापना की गई थी, किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो किसकी की गई थी दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। पहले आप लोग ये जानिएगा कि ये जो तो कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और एक था आपका जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब।
ये दोनों आयोग जो है पहले एक में ही कार्य कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, जब ये इनके ऊपर कार्य का भार बढ़ने लगा तो इनको ये सोचा गया कि दोनों को अलग अलग कार्य करने लगे, तो इनको जो है इनको दोनों को अलग कर दिया गया। कब अलग कर दिया गया? 89वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा जो है इन दोनों को अलग कर दिया गया। यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और इसको कहेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये जनजाति आयोग है, ये जाति आयोग है। इन दोनों को अलग कर दिया गया और इसके लिए जो है तो आपका आर्टिकल जिम्मेदार था। आर्टिकल 338 था पहले, तो ये 338 में इसको ही रखा गया। शेड्यूल कास्ट जो है ये सॉरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाला, और ये जो शेड्यूल ट्राइब वाला कमीशन आया वो 338A में जो है रख दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो ये पिछड़ा वर्ग संबंधी आयोग है इसको जो है 2018 में संवैधानिक दर्जा दिया गया और 338B में जो है इसके लिए प्रोविजंस किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार है देश में आपातकाल घोषित होने पर भी जो है निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। यानी देखिएगा दो दो का जोड़ा है, यानी दो ऐसे जो है फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, जो आपका इमरजेंसी भी लगा रहेगा तो आपका जो है ये जो है आर्टिकल समाप्त नहीं होंगे। तो कौन से वो आर्टिकल्स हैं? 20-21 या 21-22 या 22-23 या 19-20? तो कौन से हैं आप बताइए, कौन से हैं कमेंट करके। सही उत्तर आपका रहेगा 20-21 जो आपका है ये कभी क्या होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं। तब जब आपका आपातकाल लगेगा, इमरजेंसी लगा रहेगा, तब भी ये जो है चीजें क्या होंगी, निलंबित नहीं होगी, सस्पेंड नहीं होगी। बाकी जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये जो है हमारे समाप्त हो सकते हैं, कुछ समय के लिए सस्पेंड हो सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन ये जो है दोनों आपका समाप्त नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो आपातकाल है ये आपके जो है 352 से लेकर के 360 में जो है इसका वर्णन किया गया है। और जो ये आपका जो मौलिक अधिकार है ये आपके जो है जब 352 आपका आर्टिकल लगता है नेशनल इमरजेंसी, तब ये समाप्त होता है, इसको ध्यान रखना है। 352 जब आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी कहते हैं ये जब लग जाता है तब ये आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है, वो भी 20 और 21 को छोड़ करके। बाकी कोई और जो है हो सकता है, लेकिन 20-21 आपका सस्पेंड नहीं होगा जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा तब। अब आप कहिए कि यहाँ जो 356 के तहत जो है प्रेसिडेंट रूल लगा है तब भी आपका जो है मूल अधिकार का सस्पेंड हो जाएगा, तो ये चीजें नहीं होगी। आपको जो है क्लियर होनी चाहिए। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है संघ यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है संबंधों से संबंधित है? तो पार्ट कौन सा जो है जो सेंटर और स्टेट के बारे में, रिलेशन के बारे में बताता है? तो 8, 9, 11 या 7? तो कौन सा पार्ट है जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में बताता है? तो वो पार्ट आपका है, वो भाग आपका है 11। देखिए 11 और 12 जो है दोनों आपका सेंटर और स्टेट के बारे में बताते हैं। ये जो भाग 11 है ये आपका जो है लेजिस्लेटिव रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बताता है बिटवीन किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। और जो भाग 12 है ये कह सकते हैं फाइनेंशियल रिलेशन बताता है सेंटर और स्टेट के बीच क्या होगा, तो याद रखना है। अगला देखिए, अगला दोस्तों बताइए आप लोग, कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक जो है फैला हुआ है? आप लोग इसको बताइए, केरल, बॉम्बे या कलकत्ता या गुवाहाटी हाई कोर्ट? किस हाई कोर्ट के अंदर जो है अंडर ये दमन और दीव जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है यूनियन टेरिटरी है वो कार्य करता है? सही उत्तर आपका रहेगा बम्बई। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो है अंडर ये जो दमन दीव अभी आप जानिए दमन दीव
एंड दादरा नगर हवेली, ये दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, दादरा नगर हवेली, नागर हवेली। ये जो है आपका एक है यूनियन टेरिटरी हो गया है मिला करके इसको। तो इसके ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है कार्य करता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर अगर देखेंगे तो आपका गोवा भी कार्य करता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमारे यहाँ अभी जो है 25 हाई कोर्ट हैं। कल मैं आपको एक बात बताया था कि जो अंडमान निकोबार जो है हाई कोर्ट है, वो आपका जो है कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर जो है कार्य करता है। यानी जो उसका जुडिशियल या न्यायिक क्षेत्र है वो कोलकाता हाई कोर्ट का जो है कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है। यानी जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, विधि का शासन जिसे भी कह सकते हैं, इस क्या कह सकते हैं, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति जो है क्या होगा, बराबर होगा, कानून सबके निगाह में समान रूप से कार्य करेगा। तो यही होता है रूल ऑफ लॉ का नियम। तो जो है ध्यान रखना है इसको। तो किससे लिया गया है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से ये जो है चीजें ली गई है। कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। अगला है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय या चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को जो है समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं। तो ये जो है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 2023 में पेट के पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत जो है ये लग रहा है कि ये टॉपिक से एकदम बिल्कुल अलग है, लेकिन प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, इसीलिए क्वेश्चन आपका जो है यहाँ रखा गया है। तो ये आपका जो है चैप्टर 2 अध्याय 2 में जो है क्या है वर्णन किया गया है कि महिला और पुरुष को जो है यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लाया गया था। क्या इक्वल है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इसमें यह कहा गया है जो पेमेंट होता है वो पुरुष और यानी मेल और फीमेल को जो है इक्वल दिया जाएगा। तो पार्ट अध्याय चैप्टर 2 में जो है, पार्ट नहीं चैप्टर 2 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों आज का जो सेशन था आपका यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग फिर जो है कल 15 से 20 क्वेश्चन जो है डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि हम जो है देख रहे होंगे आपको पूरा विस्तार से जो है जहां विस्तार करने लायक होता है पूरा आपको जो है विस्तार से बता दे रहे हैं। तो ये आप जानिएगा जितना सीरीज आपका होने वाला है पेट तक उतना देख लेंगे तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इसमें हम कुछ आपको स्टैटिक भी बताते रहेंगे। मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।